हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी क्या चल रही होगी, पढ़ाई भी अब उतनी अच्छी चल रही होगी। और इस सफ़र में मैं कहूँ स्टडी IQ IAS हिंदी के सफ़र में आपको मज़ा आने लगा होगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए, यूपीएससी सीएसई के लिए जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सब चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी में आगे चलते हुए यूपीएससी सीएसई के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए थर्ड बैच लॉन्च कर रहा है। थर्ड बैच कब से लॉन्च हो रहा है? थर्ड बैच लॉन्च हो रहा है 3 तारीख से, 3 अप्रैल से। अगर आप अपनी समयबद्ध तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी शुरू करने का। अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है तो आपको कोर्स लेते समय एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको कोड यूज करना है, कोड MB लाइव। अगर आप कोड MB लाइव यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको इस कोर्स की प्राइस पे करनी पड़ जाए 30,500 रुपए। लेकिन अगर आप जैसे ही कोड MB लाइव यूज करते हैं तो इस कोर्स की प्राइस घट के हो जाएगी मात्र 18,999 रुपए, जहां पे इस कोर्स की वैधता आपको मिलेगी 24 महीने। तो अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है, जल्दी से कार्य कीजिए और जल्दी से एनरोल हो जाइए। 2 किताब हम लोग आधार बनाते हुए चल रहे हैं। इस किताब को अभी हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट बुक है ये और ये सेकंड बुक है इसकी। तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों के ही लिंक आपको कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या मैं कहूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हम लोग बात कर रहे थे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले देखा प्लेटों के बारे में, फिर हमने बात करा विवर्तनिकी के बारे में। प्लेटों में हमने बात करा कि प्लेटों को किस आधार पे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें आगे चलते हुए हमने पाया कि प्लेटों की जो गतिशीलता है उसके क्या क्या कारण आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे सबसे पहले हमने पढ़ा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन कैसे सहायक होता है? तो हमने पाया कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, और पृथ्वी के अक्ष पे उसकी गति क्या रहती है? उसकी गति आप देखेंगे वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर वो घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन घूमती है? पृथ्वी घूमती है। तो जो प्लेटें हैं उनका जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कहां से कहां देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको किसका मूवमेंट दिखेगा? जो प्लेट का मूवमेंट है, प्लेट का मूवमेंट वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कारण है किसकी? प्लेटों की गतिशीलता का। दूसरा हमने देखा था गुरुत्व बल, या जिसको मैं कह सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को हमने नाम दिया था कौन सा? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल और ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्व बल में हमने देखा था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पोल पे ज्यादा देखने को मिलेगा। किसके मुकाबले? भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त के मुकाबले। इसका मतलब ये कि गुरुत्वाकर्षण, जो आकर्षण का बल है, वो आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा ध्रुवों पे। तो जो प्लेटें हैं वो किस तरफ आकर्षित होंगी? प्लेटें, चूंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है ध्रुवों पे, तो प्लेटें ऑब्वियसली कहाँ पे आकर्षित होंगी? ध्रुवों की ओर आकर्षित होंगी। तो इस वजह से हम ये पता लगा पाए कि ध्रुवों की ओर प्लेटें क्या करेंगी? गति करेंगी। तो इससे भी प्लेटों में क्या आएगी? गतिशीलता आएगी। फिर हमने बात करी थी संवहन धारा की। हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी संवहन धारा। संवहन धारा में हमने क्या पढ़ा था? संवहन धारा में हमने पढ़ा था क्योंकि पृथ्वी के स्थल मंडल के नीचे आपको एक मंडल देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हमने देखा था दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ये इसको मैं कहूं स्थल मंडल। दुर्बल मंडल में क्या मिलेगा आपको? तापमान अधिक मिलेगा। कैसे तापमान अधिक मिलता है? हमें पता है कि जैसे जैसे 32 मीटर हम गहराई पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको बढ़ जाएगा।
तो जैसे हम 100 किलोमीटर के नीचे पहुंचेंगे, 100 किलोमीटर नीचे पहुंचेंगे तो हम मेंटल में पहुंच जाएंगे, और मेंटल के कौन से भाग में? दुर्बल मंडल में। यहाँ पे जो पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे वो किस अवस्था में मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे अर्ध तरल अवस्था में। किस अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में। चूंकि तापमान बहुत अधिक है, यहाँ पे संवहन धाराएं मिलेंगी आपको, और संवहन धाराएं किससे आके टकराएंगी? स्थल मंडल की प्लेटों से आके वो टकराएंगी। और जब स्थल मंडल की प्लेटों से आके वो टकराती हैं तो धीमे धीमे उन प्लेटों को तोड़ना शुरू करेंगे, और प्लेटों को तोड़ने के बाद जिस तरफ संवहन धारा का मूवमेंट होगा उसी तरफ ये स्थल मंडल की प्लेटें टूट के क्या हो जाएगी? गति करना शुरू कर देंगी। इस प्रकार की गति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी प्लेटों में क्या आती हुई दिख रही है आपको? गतिशीलता आपको आती हुई दिख रही है। इसके बाद हमने बात करी थी स्लैब दबाव, स्लैब दबाव तथा स्लैब खिंचाव। तो स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव पे जब हमने बात करी तो हमने देखा था कि जिस प्लेट का घनत्व अधिक है, इस प्लेट का अगर घनत्व D1 है और दूसरी प्लेट का घनत्व अगर D2 है, और D2 ज्यादा है किसके मुकाबले? D1 के मुकाबले, तो नीचे की ओर कौन सी प्लेट जाएगी? नीचे की ओर D2 वाली प्लेट आपको जाते हुए दिखेगी। D2 की प्लेट कुछ इस प्रकार नीचे जाते हुए आपको दिखेगी। यह है D2 वाली प्लेट। आपने देखा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? स्लैब पे दबाव देखने को मिलेगा और स्लैब पे खिंचाव भी देखने को मिलेगा। स्लैब पे पुलिंग होती हुई दिखेगी, स्लैब पे पुशिंग होती हुई दिखेगी। तो ये स्लैब पुल और स्लैब पुश की वजह से भी प्लेटों में आपको क्या देखने को मिलेगी? प्लेटों में आपको गति देखने को मिलेगी। फिर हमने बात करी थी मेंटल प्लूम के बारे में। मेंटल प्लूम के बारे में हमने देखा था जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल की जो प्लेट है, स्थल मंडल, और यहाँ पे आपको एक मशरूम जैसी आकृति देखने की मिलेगी, और इस मशरूम आकृति को ही हम किस नाम से जानते हैं? मेंटल प्लूम के नाम से जानते हैं। जो बनी किससे है? जो दुर्बल मंडल से आए हुए अर्ध तरल पदार्थों से वो आकृति बनी है। ये जब पूरे स्थल मंडल पे जो प्लेट है, या इसके ऊपर जो प्लेट है, इसको जब तोड़ देगी तो इनकी भी गति इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। ये हमने पढ़ा था प्लेटों की गतिशीलता के कारण। आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने प्लेटों में गति देखी थी। प्लेटों में दो प्रकार से गति हमने देखी थी। पहला देखा था पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष, और दूसरा देखा था प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के सापेक्ष में आपको पता है कि किस प्रकार गति करेंगी, वो पूर्व से पश्चिम करेंगे या पश्चिम से पूर्व करेंगी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या बताना है कि प्लेटें किस डायरेक्शन में गति करेंगी। इसके बाद हमने बात करी थी प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार गति करते हैं। तो हमने देखा था प्लेटें तीन प्रकार की गति करती हैं। पहली प्लेट की गति हमने पढ़ा था अभिसारी, दूसरा हमने पढ़ा था अपसारी, और तीसरा पढ़ना था अब समानांतर। जब हमने अभिसारी प्लेटों की बात करी थी, कौन सी प्लेट है? अभिसारी प्लेटों की हमने बात करी थी, अभिसारी, या मैं इसको क्या कह सकता हूं? इसी को कहा जा सकता है कन्वर्जेंट। इस अभिसारी प्लेट गति में और कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट में हमने तीन प्रकार की गतियां देखी थी, या तीन प्रकार के चांसेस यहां पे हो सकते हैं। कौन कौन से? कि दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय हों, दोनों ही प्लेटें महासागरीय हों, एक प्लेट महाद्वीपीय हो और एक प्लेट महासागरीय हो। ये तीन चीजें हमने देखने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एक प्लेट अगर महाद्वीपीय है और दूसरी प्लेट अगर महासागरीय है तो क्या होगा। तो हमने देखा था क्या यहाँ पे ट्रेंचों का निर्माण होगा। तो हमने देखा था कि हाँ, यहाँ पे ट्रेंचों का निर्माण भी होगा। और किस जगह ट्रेंच का निर्माण होता है? हमने ये देखा था कि अगर ये महाद्वीपीय प्लेट है और इसके नीचे जब महासागरीय प्लेट जाएगी तो यहाँ पे आपको किन चीजों का निर्माण होता हुआ दिखेगा? ट्रेंचों का निर्माण होता हुआ दिखेगा। क्या यहाँ पे वलित पर्वत बनेंगे? वलित पर्वत। तो हमने देखा था हाँ, यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण भी होता है। किस प्रकार वलित पर्वतों का निर्माण होगा और कौन सी प्लेट पे वलित पर्वतों का निर्माण होगा? तो हमने देखा था जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर जाएगी तो महाद्वीपीय जो प्लेट होंगी उन पे किसका निर्माण होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। किसके कारण होता है इनका निर्माण? अवसादों के कारण वलित पर्वतों का निर्माण यहाँ पे होता है।
क्या यहाँ पे भूकंप आएंगे? तो हमने देखा था कि हाँ, चूंकि यहाँ पे प्लेटों में गति हो रही है और प्लेटों में गति होने के साथ एक दूसरे के साथ टकरा भी रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगे? भूकंप आएंगे। अच्छा, क्या यहाँ पे ज्वालामुखी भी आएंगे? तो हमने देखा था हाँ, यहाँ पे ज्वालामुखी भी आएंगे। क्यों आएंगे ज्वालामुखी? क्योंकि जब हाई ज्यादा घनत्व वाली, हाई डेंसिटी वाली जो प्लेट है, जो महासागरीय प्लेट है, जो बेसाल्ट की बनी हुई है, वो जब महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाएगी और नीचे जाके वो किस में बदल जाएगी? चूंकि तापमान अधिक के अर्ध तरल अवस्था में बदलना शुरू करेगी, तो मैग्मा की जो मैग्मा की दर है, वृद्धि की दर, उसको वो बढ़ा देगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था, चूंकि यहाँ पे महासागरीय प्लेट है, तो यहाँ पे जल जो है वो छन के नीचे जाएगा, पर्कुलेशन के से नीचे जाएगा, और नीचे जाते जाते जल किस में बदल जाएगा? जल वाष्प पे बदल जाएगा। और जल वाष्प और मैग्मा के कारण यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमने बात करी थी कॉन्टिनेंट प्लेट के बारे में, या मैं कहूं महाद्वीपीय प्लेट के बारे में। तो हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी क्षेपण होगा, सबडक्शन होगा, मैग्मा की जो मात्रा है उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब मैग्मा की वृद्धि होती है तो यहाँ पे किस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी? यहाँ पे आपको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। ये कौन सी प्लेट है? ओशियन, और इसको आप मान के चलो कॉन्टिनेंट। तो ओशियन प्लेट में आपको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, और स्पेशली यहाँ पे कौन से द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे? जो चाप आकार के होते हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल भी कौन सा देखा था? जापान हमने इसका एग्जाम्पल देखा था। हवाईयन द्वीप हमने इसका एग्जाम्पल देखा था। इसके बाद हमने बात करी थी पैसिफिक प्लेट के बारे में। पैसिफिक प्लेट के साथ हमने फिलीपींस प्लेट को लिया था, और जब हमने देखा था कि इन दोनों के प्लेट से मिलने से क्या बनते हैं? आपके जापान के द्वीप बनते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर हमने बात करी थी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण की। इसमें आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या यहाँ पे भूकंप आएगा, क्या यहाँ पे ज्वालामुखी आएंगे, क्या यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण होगा या नहीं। ये चीजें आप क्या बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। कौन सी प्लेट है ये? कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी सारे अभिसरण जो गति है उसके बारे में हमने बात करी थी। आज हमको आगे बढ़ते हुए किसके बारे में बात करनी है? आज हमको बात करनी है अपसारी, या मैं कहूं डाइवर्जेंट। अपसारी या डाइवर्जेंट, नाम आपको बता रहा है डाइवर्जेंट। यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब है क्या? कि दूरी आ रही है। दूरी मतलब ये एक प्लेट थी और नीचे से संवहन धाराएं इसमें लगातार आ रही थी, संवहन धाराएं इससे लगातार आके टकरा रही थी। जब संवहन धाराएं लगातार आके टकराएंगी तो इस प्लेट को क्या करेंगे? दो भागों में विभाजित कर देंगी। तो प्लेट कुछ इस प्रकार से टूट जाएगी, और कुछ करोड़ों सालों बाद आप देखोगे तो स्थिति आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी कि एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट यहां पे। गति आप देखोगे तो जिस प्रकार संवहन धाराएं टकरा के जा रही हैं उसी गति में प्लेटें जाना शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार की अगर गति हो रही है प्लेटों के बीच तो इसको आप कौन सी गति कहोगे? इसी को आप अपसारी गति कहोगे। या इसी को आप कौन सी गति कह सकते हो? इसी को आप कह सकते हो डाइवर्जेंट। कौन सी गति? डाइवर्जेंट आप इसको कहोगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब प्लेटें टूट के अलग होंगी तो क्या यहाँ पे ऊर्जा विमुक्त होगी? तो हमें पता है जब प्लेटें टूट के अलग होंगी इसका मतलब यही है कि क्या हो रही है? ऊर्जा विमुक्त हो रही है। और हमें पता है कि ऊर्जा पृथ्वी में किस प्रकार विमुक्त होगी? तरंगों के रूप में विमुक्त होगी। और तरंगों के रूप में जब ऊर्जा विमुक्त होगी तो इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप भूकंप कहोगे, हाँ या ना? और वैसे भी हम आप समझिए कि आप इस प्लेट पे खड़े हैं और कोई दूसरा आपका साथी दूसरी प्लेट पे खड़ा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। और जब भी मूवमेंट होगा तो क्या होगा? जब भी गति होगी तो क्या होगा? भूकंप आएंगे। क्यों आएंगे भूकंप? गति किसके कारण हो रही है? ऊर्जा के विमुक्तन के कारण हो रही है। ठीक है, यहां तक आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझिए
कि ये आपकी प्लेट थी, संवहन धाराएं लगातार इससे आके टकरा रही हैं, और इस प्रकार संवहन धाराएं बट जा रही है, और ये प्लेट दो भागों में विभाजित हो जाएगी इस प्रकार। नीचे से क्या आ रहा है? मैग्मा आ रहा है, मैग्मा ही तो है ये। जब प्लेटें दो भागों में विभाजित हो गई तो अब क्या होगा? तो आप देखेंगे कि कुछ करोड़ों सालों बाद क्या हुआ, प्लेटें दो भागों में विभाजित हो गई हैं। ये अगर ए प्लेट थी तो ये A1 बन गया है और ये A2 बन गया, और यहां से लगातार संवहन धाराएं बाहर आ रही हैं। अब संवहन धाराएं कुछ तो इस प्रकार चली जाएंगी, लेकिन चूंकि अब ऊपर जगह हो गई है तो कुछ संवहन धाराएं और कुछ मैग्मा इस प्रकार यहां पे आ जाएगा, और क्या होगा? दरारी ज्वालामुखी आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिशर इरप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी का जब लावा है वो ठंडा होगा, या कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? शीतलन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो ये किसी चीज में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसमें परिवर्तित होता है? ए को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? कटक। क्या कहा जाएगा इसको? कटकों का निर्माण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर ये एक, क्या ये बिल्कुल जो डायग्राम है आपको इस जैसा नहीं लग रहा? महाद्वीपीय नितल प्रसरण, वहां पे भी तो हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। तो इस बात से ये बात सिद्ध हो रही है कि महाद्वीपों का आकार और लगातार क्या होता है? बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमको ये भी पता लग रहा है कि कटकों के पास नई चट्टानें बन रही है, नई शैलें बन रही है, तथा जहां पे ट्रेंचों का निर्माण होगा वहां पे क्या होगा? वहां पे हमें पता है कि वहां पे जो भूपरपटी है उसका विनाश हो रहा होगा। तो क्या ऐसी कटके पाई जाती हैं? तो हमने देखा था कि जो अटलांटिक महासागर है, कौन सा महासागर? ये एस प्रकार का महासागर है, इसको कहा जाता है अटलांटिक ओशियन, या इसको मैं कहूं अटलांटिक महासागर। यहां पे आपको पता है इस तरफ उत्तरी अमेरिका, इस तरफ दक्षिणी अमेरिका, इस तरफ यूरेशिया की प्लेट है और इस तरफ अफ्रीका की प्लेट है। हमें कौन कौन सी प्लेट है यहाँ पे पता है? यहाँ पे आपको पता है कि ये कौन सी प्लेट है? ये यूरेशियन प्लेट है। इसके बिल्कुल नीचे आप देखोगे तो कौन सी प्लेट आपको देखने को मिलेगी? अफ्रीका की प्लेट आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आप देखोगे तो आपको कौन सी प्लेट देखने को मिल रही है? आपको पता है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेटें, उसका डायरेक्शन हमको पता है, उनकी दिशा पता है, किस तरफ गति कर रही है? पश्चिम की ओर गति कर रही है। आप अफ्रीका की प्लेट की अगर गति देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार, किस प्रकार गति कर रही है? उत्तर की ओर भी गति कर रही है। और यूरेशियन प्लेट की आप गति देखोगे तो वो इस प्रकार कुछ गति कर रही है। जब इस प्रकार की गति होती है तो यहाँ पे इन प्लेटों का क्या हो रहा है? अपसारी प्लेट बाउंड्री यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे अपसारी प्लेट बाउंड्री बनने के साथ साथ यहाँ पे किसका निर्माण भी होगा? कटकों का निर्माण भी होगा। किसका निर्माण होगा यहाँ पे? कटक का, रिजेस का। यही है आपकी कटक, इन्हीं को बोला जाता है रिजेस। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे कटकों का निर्माण हो रहा है। क्या होता है जब अपसरण प्लेट गति होती है, या मैं कहूं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। अब आप यहां पे एक चीज पूछ सकते हैं कि सर ये कटकों का निर्माण जब हुआ तो हमने देखा संवहन धारा के कारण क्या हो रहा है? कुछ मैग्मा बाहर आ रहा है।
इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पीछे आपको बहुत अच्छे से कारण पता है। कौन सा कारण? दाब का कारण। आपको ये पता है कि दाब समानुपाती होता है किसके? गलनांक बिंदु के। कौन सा बिंदु? गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु के समानुपाती है दाब। जैसे जैसे मैं दाब को बढ़ाऊंगा गलनांक बिंदु भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं दाब को कम करूंगा गलनांक बिंदु भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आप समझिए कि पहले प्लेट इस प्रकार थी, यहां से भी दाब लग रहा है, यहां से भी दाब लग रहा है, यहां से भी दाब लग रहा है। संवहन धाराओं ने क्या किया? संवहन धाराओं ने यहां से आके इसको टकराना शुरू करा और यहां से अब प्लेटें दो भागों में विभाजित हो गई। तो प्लेट कुछ इस प्रकार अब आपको दिख रही है। दाब यहां से भी लग रहा है, दाब यहां से भी लग रहा है कि लेकिन ये वाला जो दाब है ये यहां से नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ? यहाँ पे दाब में क्या हो गई? कमी आ गई। क्या कम हो गया यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दाब क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो जो गलनांक बिंदु है वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और गलनांक बिंदु कम हुआ तो बहुत आसानी से क्या आ सकते हैं? ज्वालामुखी आ सकते हैं। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जब आप किताब में पढ़ेंगे और किताब में आप इसको पाएंगे कि इस जो अपसरण प्लेट बाउंड्री है इसको एक और नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? आप तीन चीजें पढ़ेंगे। एक होती है संरचनात्मक, एक होती है विनाशकारी और एक होती है संरक्षी। जब हमने बात की थी किसकी? जब हमने बात करी थी जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो किस प्रकार की गति हो रही है? हमने कहा था इसको कन्वर्जेंट कहेंगे, इसको अभिसारी कहेंगे। जब अभिसारी गतियां हो रही थी तो क्या प्लेटों में कुछ नया बन रहा था या प्लेटें कम हो रही थी? तो आप पाएंगे कि वहां पे कुछ नया बन रहा था। कैसे बन रहा था ये चीजें आपको पता है। और आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है? कुछ विनाश हो रहा है। अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी प्लेट बाउंड्री में, अभिसारी प्लेट बाउंड्री में या अपसारी प्लेट बाउंड्री में विनाश हो रहा है या कौन सी प्लेट बाउंड्री में संरचनात्मक गतिविधियां हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या मैं अभिसारी प्लेट गति को संरचनात्मक कहूंगा या इसको मैं विनाशकारी कहूंगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं अपसारी। और मान लीजिए यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछ लिया, इसको मैं अगर हटा भी दूं, यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछ लिया, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। यहाँ पे एक लिख दिया और यहाँ पे दो लिख दिया। और यूपीएससी ने पूछ लिया सुमेलित कीजिए। तो आपको ये बताना है कि कौन सी प्लेट गति को आप संरचनात्मक कहोगे और कौन सी प्लेट गति को आप क्या कहोगे? विनाशकारी कहोगे। तो अगर आप ये चीज बता पा रहे हो तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउट है। तो ये चीजें आप अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सी प्लेट गति बची? इसके बाद हमारे पास बची समानांतर प्लेट गति या जिसको मैं कहूं पैरेलल प्लेट बाउंड्री। समानांतर या मैं इसको कह सकता हूं पैरेलल। हमने देखा था जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो अभिसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं अपसरण हो रहा है। लेकिन प्लेटें एक दूसरे के पास ही आपस में ऐसे खिसकना शुरू कर दें, किस प्रकार? आप ऐसे समझिए कि ये एक प्लेट है, दूसरी भी अपन ऐसे ही एक प्लेट बना देते हैं।
ये भी क्या है, प्लेट है। इस प्लेट का नाम मैं देता हूं ए नाम, और इस प्लेट का नाम मैं देता हूं बी। हम ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार गति कर रही है मानिए, और ये इस प्रकार गति कर रही है। तो अगर इसको मैं इसका टॉप व्यू आपको बना के दिखाऊं तो टॉप व्यू आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा कि जो बी प्लेट है उसकी गति किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है, और ए प्लेट की गति किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है। तो इस प्रकार की अगर प्लेटों में गति हो रही है तो आप इसको क्या कहोगे, समानांतर कहोगे। इसी को आप क्या कहोगे, पैरेलल कहोगे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या पैरेलल जो प्लेट बाउंड्री होंगी, पैरेलल जो प्लेटों में गति होगी, इसमें भूकंप आएंगे? क्या इसमें किसी पर्वत का निर्माण होगा? क्या क्या हो सकता है इसमें, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो चलिए ये चीज एक बार समझते हैं। प्लेटों के बीच में क्या हो रही है, गति हो रही है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो आप उसको कौन सी प्लेट बाउंड्री कह रहे हो, समानांतर प्लेट बाउंड्री कह रहे हो या पैरेलल प्लेट बाउंड्री कह रहे हो। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो यहां पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है। इसको किसी नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, ये एक भ्रंश है। क्या है ये, एक भ्रंश, और इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भ्रंश इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किन दो प्लेट या कौन सी गति में आपको ट्रांसफॉर्मर भ्रंश देखने को मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि समानांतर प्लेटों में अगर गति हो रही है तो वहां पे आपको कौन सी भ्रंश देखने को मिलेगी, ट्रांसफॉर्मर भ्रंश आपको देखने को मिलेगी। प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, वैसे हम समझते हैं कि आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हैं। एक दूसरे से दूर जाते हुए देखेंगे, आप नीचे आ रहे हैं, वो उस तरफ जा रहा है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। जब प्लेटें गति करेंगी तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, यहाँ पे निर्माण होगा भूकंपों का। इसका निर्माण होगा भूकंपों का। साथ ही साथ यहाँ पे निर्माण होता है रिफ्ट घाटियों का, इनको कहा जाता है रिफ्ट वैली। क्या होती है रिफ्ट वैली, अभी इतना सा समझ लिया, हालांकि हम आगे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। रिफ्ट वैली क्या होती है कि कोई एक प्लेट है, एक प्लेट में ऐसा हुआ कि आधी प्लेट ऊपर की ओर उत्तर की ओर गति करना शुरू कर रही है और आधी प्लेट दक्षिण की ओर गति करना शुरू करिए। तो बीच में क्या बनेगा, हमें पता है बीच में ट्रांसफार्मर भ्रंश बनेगा। जब ये ट्रांसफार्मर भ्रंश बड़ी हो जाएगी, जब ये ट्रांसफार्मर भ्रंश आकार में बड़ी हो जाएगी तो इसी को आप क्या कहोगे, रिफ्ट वैली कहोगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेट है, इस प्लेट का ये वाला भाग कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर गति करना चाहता हूं, ये कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर गति करना चाह रहा हूं। ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके नीचे संबंध धाराएं इस प्रकार की हैं। तो धीमे धीमे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनना शुरू होगा, सबसे पहले बनेगी जिसको हम कह रहे हो ट्रांसफॉर्मर भ्रंश, आप इसको कह रहे हो। जैसे ही ट्रांसफॉर्मर भ्रंश और बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने के बाद ये कुछ इस प्रकार आपको देखेगी, दो प्लेटें अलग अलग हो गई। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे रिफ्ट वैली। क्या कहोगे, रिफ्ट वैली। अच्छा, एक बात बताइए, दो प्लेटें थी, दो प्लेटें अब क्या हो चुकी है, इस प्रकार दूर हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, इस प्रकार दूर हो चुकी है। तो अगर मैं गहराई के रूप में बात करूं तो ज्यादा गहरा कौन सा हिस्सा होगा, इस हिस्से को मैं 1 नंबर दूं, इस हिस्से को मैं 2 नंबर दूं, और इस हिस्से को मैं अगर 3 नंबर दूं, तो अधिक गहराई में कौन सा हिस्सा होगा, रिफ्ट वैली वाला हिस्सा होगा या 2 नंबर वाला हिस्सा होगा। ये कैसे दिखेगा आपको, ये कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है। ये वो 1 नंबर वाली प्लेट, ये वो 2 नंबर की रिफ्ट वैली, और ये तीसरे नंबर की तीसरी प्लेट जो थी। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि अगर आप यहां पे खड़े हैं, आप 2 नंबर में रिफ्ट वैली में खड़े हैं, तो आपके आसपास से इसकी अगर ऊंचाई देखूं तो आपको ज्यादा दिखाई देने को मिल रहा है, और यहां पे भी अगर मैं ऊंचाई देखूं तो आपको ज्यादा ऊंचाई देखने को मिल रही है। और हमने पर्वतों की परिभाषा जब देखी थी तो हमने ये देखा था कि अगर आसपास के क्षेत्र से अगर कोई चीज आपसे ऊंचाई में दिख रही है तो वो क्या होगी, पर्वत होगी। और होना क्या चाहिए, उसका जो आधार है
वो चौड़ा होना चाहिए और जो शिखर है वो कैसा होना चाहिए, वो नुकीला होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति जब आपको बनते हुए दिखेगी तो आप इसको क्या कहोगे, पर्वत कहोगे। और यहाँ पे इन पर्वतों को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। कौन से पर्वत कहा जाता है इनको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। कौन से पर्वत हम इनको कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। क्या कहा जाता है इसको, ब्लॉक माउंटेन। तो वलित पर्वतों का निर्माण अगर होना है तो किस प्रकार की गति होनी चाहिए, तो या तो अभिसरण हो रहा हो या अपसारी गति हो रही हो। लेकिन अगर ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होना है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन होना है, तो किस प्रकार की गति आपको चाहिए, तो आपको चाहिए समानांतर गति आपको चाहिए। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, क्या यहाँ पे भूकंप आएंगे? तो हमें पता है कि हाँ, अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो भूकंप तो आएंगे। तो समानांतर जो प्लेट गतियां हैं इसमें किस प्रकार के आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, छिछले भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। छिछले भूकंप का मतलब ये समझिए कि ये करीब इनका जो फोकस होता है, जो इनका उद्गम केंद्र होता है, वो आपको किस गहराई में देखने को मिलेगा, 0 से 70 किलोमीटर की गहराई में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, लेकिन किस प्रकार के भूकंप आपको देखने को मिलेंगे, आपको छिछले भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। एक आखिरी बात और समझिए कि प्लेटें गति कर रही हैं, समानांतर गति, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। जब प्लेटें इस प्रकार की गति करेंगी तो यहाँ पे एक और इंसिडेंट होता हुआ दिखेगा, उसको हम लोग कहते हैं लैंड स्लाइड। क्या होता हुआ दिखेगा आपको, लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड का मतलब आप इतना सा समझिए कि ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ पे यहाँ पे बहुत सारी क्या दिखेंगे आपको, चट्टानें जमी हुई है बहुत सारी। अगर किसी कारणवश गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये चट्टानें नीचे आना शुरू हो जाएं, कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चट्टानें नीचे आना शुरू हो जाएं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। अब वो कब हो सकता है, सोचिए, ये पहाड़ था, ये आसानी से खड़ा है, किसी ने इसको हिला दिया, मतलब कोई भूकंप इसको आ गया। भूकंप जब आएगा तो ये जो चट्टानें हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगी, और डिस्टर्ब होते ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहेगा, अब आप मेरे पास आ जाइए, मेरे करीब आ जाइए। तो जैसे ही भूकंप आएगा तो ये चट्टानें कहाँ चली जाएंगी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे की ओर आना शुरू कर देंगी, और इसी को क्या कहोगे, लैंडस्लाइड कहोगे। अभी हमने देखा कि समानांतर जो प्लेट सीमा है वहां पे भूकंप आते हैं, हाँ सर वहां पे भूकंप आते हैं, तो वहां पे क्या लैंडस्लाइड होगा, तो वहां पे लैंडस्लाइड भी होगा। क्या ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, क्या इसका कोई एग्जाम्पल भी है हमारे पास? तो अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो वहां पे एक बहुत फेमस मूवी है सैन एंड्रियास। अगर आप कुछ गेम की भी शौकीन है तो एक सैन एंड्रियास नाम से गेम भी आता है GTA का। तो वो सैन एंड्रियास जो नाम है मूवी का, उसमें आप देखेंगे कि वहां पे भी किसकी बात हो रही है, एक भ्रंश की बात हो रही है। क्या है वो भ्रंश? ये दो प्लेटें हैं, ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, और यहां पे एक सूक्ष्म प्लेट है, सूक्ष्म प्लेट। ये दोनों इस प्रकार गति कर रही हैं, समानांतर गति कर रही हैं, पैरेलल प्लेट बाउंड्री बना रही है। तो हमें पता है कि सबसे पहले किसका निर्माण होगा, यहाँ पे भ्रंश का निर्माण होगा। तो उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया जो स्टेट है, अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, इस प्रकार की एक भ्रंश देखने को मिलेगी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नाम से जाना जाता है सैन एंड्रियास। किस नाम से जाना जाता है, सैन एंड्रियास। सैन एंड्रियास के नाम से उस भ्रंश को, अब हमने समझ में आ गया कि अगर सैन एंड्रियास भ्रंश है, इसका मतलब कौन सी गति हो रही होगी, वहां पे पैरेलल प्लेट बाउंड्री बन रही होगी, समानांतर प्लेट गति हो रही होगी। यहां पे हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समाप्त हो जाती है। क्या पूरी तरीके से समाप्त हो गई? देखो, पूरी तरीके से थ्योरी समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बहुत सारे एप्लीकेशन हमको देखने को मिलेंगे। जैसे जब हम भूकंप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भूकंप पढ़ेंगे, या हम लोग ज्वालामुखी जब देखेंगे,
तो उन सब में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। जब हम लोग पृथ्वी पे बनी हुई स्थल आकृतियों को देखेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है, अभी हमने वैसे देखा भी कि वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कैसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से हम बता सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हम हिमालय के बारे में बात करेंगे या रॉकीज के बारे में बात करेंगे, एल्प्स पर्वत के बारे में बात करेंगे, कॉकेशियस पर्वत के बारे में बात करेंगे, तो उन सब में हम लोग कौन सी सिद्धांत को प्रयोग करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का हम बार बार में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न पूछते समय अगर मुख्य परीक्षा में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का कोई प्रश्न आ गया तो हमको पहले बताना प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है, फिर उसका थोड़ा सा इतिहास आपको बताना है, इतिहास के बाद उसकी में प्लेटों में गतिशीलता के कारण बताने, फिर प्लेटों की गति बतानी है, और आखिरी में हम लोग क्या बताते हैं, आखिरी में हम लोग निष्कर्ष बताते हैं, कॉन्क्लूजन बताते हैं। क्या बताते हैं, इसको हम कॉन्क्लूजन कहते हैं या कहें इसको निष्कर्ष। अब क्या हो सकता है आप सोचिए, कॉन्क्लूजन में आप क्या क्या लिखेंगे। तो कॉन्क्लूजन में अगर ये सिद्धांत है तो इसकी आलोचना आनी चाहिए। तो क्या क्या आलोचना होती है इसकी, हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत आसानी से बता देता है कि भूकंप कहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी कहां देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या ये बता सकता है कि कब भूकंप आएगा और कब ज्वालामुखी आएंगे, ये उसका समय नहीं बता सकता हमें। ये बता सकता है कि हिमालय के क्षेत्र में लगातार आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या ये बता सकता है कि कौन सी तारीख को या किस समय में आपको ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे, ये हमें नहीं बता सकता। तो एक तो ये समय नहीं बता सकता, दूसरा ये क्या नहीं बता पाता, ये नहीं बता पाता गति की दर, गति की दर ये नहीं बता पाता अच्छे से। गति की दर का मतलब प्लेटें क्या कर रही हैं, गतिशील है, गति कर रही हैं, उन गति की कुछ ना कुछ दर रही होगी, कोई स्पीड रही होगी। तो क्यों अलग अलग प्लेटों की दर अलग अलग है, क्यों एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट से अधिक तेज गति कर रही है, स्पीड उसकी तेज है, ये बात कौन नहीं बता पाता, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ये नहीं बता पाता। तो निष्कर्ष में आप इस तरीके से कुछ पॉइंट लिखे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अगर आज की मैं बात करूं, 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 में मैं मार्च महीने की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। हालांकि इस पे बहुत सारे अध्ययन होते रहते हैं। क्यों अध्ययन होते रहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है, इसकी आलोचना होती रहती है। जैसे जैसे आलोचना होती है वैसे वैसे नए नए अध्ययन होते रहते हैं, और जब नए नए अध्ययन होते रहते हैं तो नई नई चीजें और पता लगती रहती हैं भूविद्ताओं को। चूंकि हमें भूवेत्ता नहीं बनना, हमें सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर देना है सामान्य अध्ययन में भी, तो वहां पे हमको इतनी ही चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में और कुछ पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप उसमें अपना समय खराब कर रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए उस दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ें तो ये जो हमने आज तक जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद अगर आप चीजें, और कई बार क्या होता है कि हमें चीजें बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, हमें बहुत मजा आता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो हम और डेप्थ में जाएं, इसके और पता लगाने की कोशिश करें कि जो भारत की प्लेट है ये सिर्फ यूरेशियन प्लेट से क्यों टकराई, भारत की प्लेट अफ्रीकन प्लेट से क्यों नहीं टकराई। तो ये सब चीजें अभी हमारा काम नहीं है। आप एक बार सर्विस में पहुंच जाइए, उसके बाद आपके पास समय हो तो बहुत अच्छे से आप ये रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें क्या क्रैक करना है, हमें सीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, सिविल सेवा परीक्षा के वो जो परीक्षा है वो क्रैक करनी है। तो उस परीक्षा के लिए जो जो चीजें जरूरत थी वो हमने कर ली हैं। मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं कि हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कैसे शुरू करा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा इसका कि प्लेट क्या होती है, फिर हमने जाना कि विवर्तनिकी क्या होती है। तो ये जो हमने जाना प्लेट क्या होती है, विवर्तनिकी क्या होती है, इसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन। क्या कहा जाता है इसको, इंट्रोडक्शन। इसका सामान्य सा परिचय हमने दिया। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इसका इतिहास। इतिहास में आपको पता है हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो ये क्या होगा, इसका इतिहास यहां से शुरू होती है, देखो इसके बाद से शुरू होगी इसकी मेन बॉडी। क्या शुरू होगी, जिसको कहा जाता है मेन बॉडी।
ये किसका ही पार्ट है, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, मेन बॉडी में आपको बताना है गतिशीलता के कारण, गतिशीलता के कारण गतियों के बारे में कि प्लेट किस प्रकार गति कर रही है, ये है आपकी मेन बॉडी। और आखिरी में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। देखो अगर इस प्रकार आप चीजें पढ़ते हैं या चीजें समझते हैं तो ये आपके जो आपका मुख्य परीक्षा है उसमें आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। अगर आपने इस चीजें इन तरीके से आपने नोट्स बनाए, सीक्वेंस है अगर आपके नोट्स हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि आपने पढ़ा ही इस प्रकार है जैसे मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो इसी बात में एक मुख्य परीक्षा का सवाल हो जाए तो लिखिए, बहुत सिंपल सा सवाल, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वमान्य जाना जाता है, सर्वमान्य जाना जाता है। अपने शब्दों में इस सिद्धांत को समझाइए। तथा चलिए बस इतना ही करते हैं आज। इसके सिद्धांत को क्या करना है, आपको समझाना है। बहुत इजी सा सवाल है कि जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है उसको सर्वमान्य माना जाता है, सब लोग उसको मानते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अपने शब्दों में बताना है। कोई अभी शब्द सीमा नहीं है आपके पास, कोई आपकी समय सीमा नहीं है। आपको जितने शब्दों में लगता है कि ये उत्तर लिखा जा सकता है आप अभी उसमें लिखिए। आपको लगता है कि 2 दिन में लिख सकता हूं मैं, 4 दिन में लिख सकता हूं, तो वहां पे भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक या मैं कहूं भूकंप। आज मैं इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्ली इसको शुरू कर देंगे। हालांकि हमने भूकंप के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने पी वेव आपको पता है क्या होता है, एस वेव आपको पता है क्या होता है, आर और एल वेव का भी आप थोड़ा थोड़ा जानकारी रखते हैं। सबसे पहले इसके शब्द पे चलते हैं, भूकंप। तो भू का मतलब क्या है आपको पता है सर, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है। और कंप का मतलब, कंप जो शब्द है वो कहां से लिया गया होगा, वो लिया गया होगा कंपन से। कंपन मतलब वाइब्रेशन। तो अगर पृथ्वी पे आपको वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं तरंगों के रूप में, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको अर्थक्वेक कहोगे या उसको कहोगे भूकंप, आप उसको कहोगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप क्या है, भूकंप की परिभाषा दीजिए, तो मुझे लगता है कि अब आप बता सकते हैं कि भूकंप क्या है और भूकंप की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने देखा कि भूकंप जनरली 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, पहला भूकंप हमने जिसकी बार बार चर्चा करी, छिछले भूकंप। दूसरा हमने देखा मध्यवर्ती भूकंप, और तीसरा जो अधिक गहरे भूकंप होते हैं इनको गहरे भूकंप कहा जाए। ये किस आधार पर हम इनको विभाजित कर रहे हैं, तो इससे पहले हमको कुछ शब्द जानने पड़ेंगे। वो शब्द क्या क्या है, आपको अगर भूकंप देखने को मिल रहा है तो भूकंप क्या चीज है, भूकंप किन्हीं 2 प्लेटों के बीच में बहुत सारी ऊर्जा है। वो सोचिए ऐसे एकदम धक्का देते हुए खड़ी हुई थी आपस में, लेकिन किसी कारणवश एक प्लेट को ज्यादा ताकत आ गई, उसने दूसरी प्लेट को खिसका दिया, तो एक धक्का लगा। और जैसे ही धक्का लगा तो क्या होगा, तरंगों के रूप में ऊर्जा का विमुक्तन शुरू हो जाएगा। और तरंगों के रूप में अगर ऊर्जा विमुक्त हुई तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। यहां तक कोई भाग आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक तो हाइपोसेंटर या जिसको कहा जाए फोकस, और दूसरी चीज आपको देखने को मिल रही है एपिसेंटर। ये जो फोकस है इसी को कहा जाता है इसका उद्गम केंद्र। कौन सा केंद्र कहा जाता है इसका, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र का मतलब यह है कि यहां से
इस बिंदु से वो ऊर्जा विमुक्त हुई है, और जब यहां से ऊर्जा विमुक्त हुई है तो वो क्या होगा, तरंगों के रूप में P और S तरंगों के बीच में, क्योंकि वो कायिक तरंगे होती है तो सबसे पहले P और S तरंगों के रूप में वो क्या होगी, पृथ्वी तक पहुंचेगी। और वो बिंदु जो इस उद्गम केंद्र से, या मैं कहूं इस फोकस से एकदम पृथ्वी पे समीप हो, ऐसा बिंदु जो इस उद्गम केंद्र से समीप हो और वो कहां पर हो, पृथ्वी पे हो, पृथ्वी के धरातल पे हो, तो उसको आप क्या कहोगे, उसी को कहा जाता है एपिसेंटर, और इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है इसको, अधिकेंद्र। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होता है उद्गम केंद्र और क्या होता है अधिकेंद्र। आपको एक बात ये याद रखनी है कि हमेशा जो फोकस है और जो उद्गम केंद्र है वो क्या होगा, वो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब आप अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कोण बनाओगे तो आपको एक कितने डिग्री का कोण देखने को मिलेगा, 90 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कि कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, भूकंपों को कैसे मापा जाता है, कहां कहां पे आपको भूकंप देखने को मिलेंगे पूरे विश्व में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी भारत की भी, कि भारत में आपको कहां कहां पे भूकंप देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तर भारत में दिल्ली में, एनसीआर रीजन में, राजस्थान के कुछ पार्ट में, जम्मू कश्मीर के पार्ट में, पंजाब में हाल ही में 5.5 रिक्टर स्केल का आपने भूकंप महसूस किया होगा, जिसका हमें पता है जिसका उद्गम केंद्र आपको कहां मिलेगा, अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान से वो तरंगे कहां तक आ गई थी, यहां तक, दिल्ली में भी उसके झटके महसूस हुए। तो क्या होती हैं ये सब चीजें, कैसे भूकंपों की, आपको ये पता है कि भूकंप तरंगों के माध्यम से कैसे ट्रेवल करता है आगे, लेकिन और भी जो भूकंप में जानने योग्य बातें यूपीएससी के लिए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अगर 2024 का अटेम्प्ट देना है तो आपको एनरोल हो जाना है। कौन से बैच में, आपको इस थर्ड बैच में एनरोल हो जाना है जो कब से शुरू हो रहा है, 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एनरोल करते समय क्या बात याद रखनी है, आपको कोड लगाना है MB लाइव। MB लाइव अगर कोड नहीं लगाया तो क्या होगा, जो डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय इसी वक्त। तब तक आपको नोट्स बनाने हैं, चीजें आपको रिवाइज करनी है। नोट्स जो होने चाहिए वो अब आपके बहुत सारे डायग्राम वाले नोट्स होने चाहिए, जो आप उत्तर भी लिखे हैं तो उसमें भी बहुत सारे क्या होने चाहिए, डायग्राम्स आपके पास होने चाहिए। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।